नमस्कार साथियों, आईएमई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए सभी साथी शुरू करते हैं आज की मैथमेटिक्स की क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। हम चैप्टर वाइज विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, और हमने अनुपात समानुपात से संबंधित कैलकुलेशन देखी। हमने देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन पीछे की वैकेंसीज में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, और हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। किस किस कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है अब तक, इनकी चर्चाएं करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रश्न ने क्या कहा? 3 सब्जेक्ट हैं, और 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है विज्ञान यानी साइंस, एक है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स गणित। इनमें कैंडिडेट कितने हैं? 60 कैंडिडेट तो हैं साइंस में, 105 किस में है? इंग्लिश में, और 135 किस में है? मैथमेटिक्स में। ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको दे रखे हैं। इन 3 विषयों के अंदर छात्रों की संख्या आपको बता रखी है। प्रश्न क्या रहा है? इनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब प्रश्न में क्या कहा देखिए, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, यानी हर एक कमरे में एक ही जितने स्टूडेंट बैठेंगे, एक जितने ही कैंडिडेट बैठेंगे, तो प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। हर एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के कैंडिडेट बैठेंगे, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का कैंडिडेट उस कमरे में नहीं बैठेगा, ये भी इसने कहा है। और प्रश्न क्या रहा है कि तो बताइए आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या क्या होगी? तो इनको बैठाने के लिए कुल कितने कमरों की आवश्यकता होगी? अब हमें पता करना है कि इन विद्यार्थियों के लिए, अगर हमें इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना है, अगर हमें इनके लिए परीक्षा का आयोजन करवाना है, तो इतने सारे विद्यार्थियों को बैठाने के लिए हमें कितने कमरों की जरूरत पड़ेगी, कितने कमरों की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि केवल एक विषय के छात्र ही एक कमरे में बैठेंगे। अगर किसी एक कमरे में विज्ञान के छात्र बैठे हैं तो इसमें इंग्लिश वाले नहीं बैठेंगे, ना ही मैथमेटिक्स वाले बैठेंगे। अगर मैथमेटिक्स के कैंडिडेट बैठे हैं तो इंग्लिश और साइंस के कैंडिडेट उसमें नहीं आने चाहिए। तो एक कमरे में एक ही सब्जेक्ट के छात्र होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बराबर बराबर कैंडिडेट होने चाहिए हर कमरे में। ऐसे नहीं है एक में 5 बैठ गए तो एक में 7 बैठ गए, नहीं, बराबर एक जैसी संख्या में बैठने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि जो विद्यार्थी हम बैठाएंगे, हर कमरे में कितने विद्यार्थी बैठाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हर कमरे में सीटिंग कितने की होगी, प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि यहाँ कमरों की संख्या कितनी होगी। तो हर एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, इसके लिए हमें ऐसी संख्या चूज करनी पड़ेगी, ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा, ऐसी संख्या पता करनी पड़ेगी जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। ऐसा नंबर जिससे ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और ऐसी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो वो क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है, में से ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ताकि महत्तम समापवर्तक से हमें यह पता चल जाए कि प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। हम मैक्सिमम कितने कैंडिडेट को एक कमरे में उनकी सीटिंग अरेंज करवा सकते हैं, अधिकतम कितने विद्यार्थियों को एक कमरे में बैठा सकते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण ये जो 60 है वो पूर्णतया विभाजित हो जाए, क्योंकि एक कमरे में एक ही विषय के विद्यार्थी बैठेंगे। तो ऐसी संख्या चूज करनी है जिसके अंदर हम इस 60 को पूरा डिवाइड कर दें। 105 को भी उससे डिवाइड किया जा सके, 135 को भी उससे डिवाइड किया जा सके, यानी इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। आप फैक्टर मेथड का यूज कर लो, और फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, गिवन नंबर्स का, दी गई संख्याओं का अलग अलग फैक्टर करते हैं। तो यहाँ गिवन नंबर्स का अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 60 के फैक्टर करो। 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, 2 से डिवाइड करोगे 15,
2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो 5, और 5 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सेकंड नंबर हमारे पास कितना है 105। इसका HCF फाइंड करोगे तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करो 35, और 5 से 7, और 7 से 1, तो क्या बन गया इसके फैक्टर आ गए 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर 135, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो 45, 3 से डिवाइड कर दो 15, 3 से डिवाइड कर दो 5, और 5 से डिवाइड कर दो 1। तो क्या बन गया इसके फैक्टर जो हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इनके फैक्टर आ गए। सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रत्येक कमरे में हम कितने विद्यार्थी बैठा सकते हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हर एक कमरे में सीटिंग कितने की होगी, विद्यार्थी कितने बैठेंगे, तब तक कमरों की संख्या नहीं पता चलेगी। तो इसके लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित कर दे, और ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे वो HCF होता है। तो हमें इनका HCF फाइंड करना पड़ेगा, और जैसे ही HCF पता कर लिया तो HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैसे का मतलब क्या होता है हमें इनमें से सबसे बड़े वाली कॉमन संख्या उठानी है। HCF एक्चुअल में कॉमन नंबर ही होता है। तो तीनों के फैक्टर में, तीनों के गुणनखंड में कॉमन क्या आया देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कॉमन क्या आ गया 3 आ गया। और देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो कॉमन क्या आ गया 5 आ गया। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन आ गया 3 इंटू 5, यानी HCF कितना आ गया 15। इसका मतलब हर एक कमरे में 15 विद्यार्थी बैठेंगे। अगर हर एक कमरे में 15 विद्यार्थी बैठेंगे तो हमें कमरों की संख्या चाहिए। तो हमारे पास विज्ञान विषय के कितने छात्र हैं 60। अगर हम 15-15 के सीटिंग करें तो 60 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए 4 कमरे। कितने कमरे चाहिए 4। उसके बाद हमारे पास अंग्रेजी विषय के छात्र हैं 105। अगर 15-15 के रूप में इनको बैठाएं तो कितने कमरे चाहिए 7। इनके लिए कितने कमरे चाहिए 7। और अगर गणित के छात्रों की बात करें तो विद्यार्थी है 135। अगर 15-15 के ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप बनेंगे 9। कितने बनेंगे 9। अब 4 कमरे तो 60 विद्यार्थियों के लिए चाहिए, 7 कमरे 105 के लिए चाहिए, और 9 कमरे 135 विद्यार्थियों के लिए चाहिए। तो कुल कमरे कितने हो गए, तो इन सबका टोटल कर लो। कुल कितने कमरे बन गए, तो 7 और 4 11 और 9 20। तो टोटल कितने कमरे चाहिए हमें 20 चाहिए। तो यहाँ कमरों की जो आवश्यकता है वो कितने की है 20 कमरों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ HCF ज्ञात करना है, मैसे ज्ञात करना है, और मैसे ज्ञात करोगे तो आपके पास बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या आपको पता चल गई तो हम प्रत्येक कमरे में 15-15 विद्यार्थी बैठाते हुए पता कर लेंगे कि 60 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 4 कमरे चाहिए, तो 105 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 7 कमरे चाहिए, और 135 विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 9 कमरे चाहिए। तो टोटल कितने कमरे हमें यूज करने पड़ेंगे, तो 20। तो कुल कमरों की आवश्यकता 20 है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी क्रम में हम चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर करेंगे PYQs के लिए। जो भी पीछे के एग्जाम में प्रश्न आए वो सारे के सारे बताऊंगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ये रीट L1 में आया है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 3600 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। ये वीडियो 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इनका LCM दे रखा है, और इनका HCF फाइंड करना है, मैथ से पता करना है। HCF अगर फाइंड करना है तो यहां मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी किन्हीं संख्याओं का अनुपात दिया जाए और अनुपात के साथ में LCM भी दिया हो
और आपको HCF फाइंड करना पड़ जाए तो HCF के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF मतलब में से अगर किन्हीं संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए और अनुपात के साथ साथ उनका लघुत्तम दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, और आपको में से महत्तम समापवर्तक पता करना हो यानी HCF पता करना हो, तो उसकी एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। क्या, एलसीएम, एलसीएम का मतलब लैसे, जो लैसे आपको दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त्य आपको दे रखा है, उसको डिवाइड कर दो, भाग दे दो, किससे, अनुपातों के एलसीएम से, बटा अनुपातों का एलसीएम। एलसीएम को भाग दे दीजिए अनुपातों के एलसीएम यानी लेसेस के। एलसीएम को किससे डिवाइड कर दोगे, अनुपातों के एलसीएम से। तो एलसीएम जो प्रश्न ने दे रखा है वो बटा अनुपातों का एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ रेशियो। तो जो भी अनुपात दे रखे हैं इन तीनों का लघुत्तम निकालिए और लघुत्तम को भाग दे दीजिए, HCF डायरेक्ट मिल जाएगा। एलसीएम क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 3600। अपॉन में हम अनुपातों का लैसे निकालेंगे। अनुपात कौन से हैं, 4, 5 और 6, इन तीनों का लघुत्तम। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 60, कितना आएगा, 60। 60 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 360 में भाग दोगे 6 का तो आंसर आ जाएगा 60। तो HCF कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर कितना आएगा, 60। 4, 5 और 6 इनका लैसे कैसे ज्ञात करोगे, लघुत्तम ज्ञात करना आपको आता है, बहुत अच्छे से सिखाया है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 4, 5 और 6, जब भी एलसीएम फाइंड करते हैं तो उनका फैक्टर एक साथ करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 5 डिवाइड होगा नहीं, 3, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 1, 5 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड कर दो 1, 5 होगा नहीं, 1, और अब 5 से डिवाइड कर दो तो 1, 1, 1, इन सब का गुणा कर लो, ये एलसीएम होता है। 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो इन अनुपातों का एलसीएम 60 है, 60 से डिवाइड करोगे तो उत्तर भी 60 ही आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम दिया होता है उस एलसीएम को अनुपातों के एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास HCF आ जाता है। और ध्यान रखना, अगर आपके पास HCF आ गया, में से आ गया, तो आप इस में से का संख्याओं से गुणा, अनुपातों से गुणा कर दो, संख्याएं भी मिल जाएगी। अगर इसी प्रश्न में आपको में से न पूछकर प्रश्न वाला संख्याएं पूछ लेता, ये कह देता कि बताइए वो संख्याएं क्या है, तो आप पहले में से ज्ञात करते, HCF फाइंड करते, और HCF आने के बाद इस HCF का रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते, इस में से का अनुपातों से गुणा कर देते। अगर में से का अनुपातों से गुणा कर दिया जाए, HCF का रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें नंबर्स मिल जाते हैं, हमें संख्याएं पता चल जाती हैं। तो अगर प्रश्न वाला आपको में से न पूछ के ये कह देता कि बताइए वो संख्याएं कौन सी हैं, तो भी आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले HCF फाइंड करते, जैसे ही HCF आ गया, में से आ गया, अब में से का अनुपातों से गुणा कर दो, आपको संख्याएं भी मिल जाएगी। में से का अनुपातों से क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर, में से क्या होता है, कॉमन संख्या, और कॉमन संख्या यानी हमारे पास जो भी संख्याएं आएगी उसमें HCF कॉमन रहेगा। तो 60 अगर इन तीनों में कॉमन रहेगा तो 60 का इन तीनों से गुणा करेंगे तो वो संख्याएं बन जाएगी और उनमें 60 कॉमन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, HCF को जब भी अनुपातों से गुणा करते हैं तो वो संख्याएं बन जाती हैं। इसी प्रश्न में अगर संख्याएं पूछी होती तो इनका मल्टीप्लाई करना था, अगर HCF तक पूछा है तो सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फटाफट एक बार जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। एलसीएम और HCF का योग 1456 है। यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये हेडमास्टर के एग्जाम में आया है 2018 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। यदि एलसीएम और HCF का योग 1456 है और दोनों में से एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या पता कीजिए। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास एलसीएम और HCF के अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एक बहुत अच्छा संबंध बनता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, सारी की सारी कैलकुलेशन उस एक फॉर्मूले पे ही चलती है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुणा दूसरी संख्या सेकंड नंबर, दूसरी संख्या।
यानी सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF, लैसे गुणा मैसे। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बनता है और सारी की सारी कैलकुलेशन इसी के अकॉर्डिंग होती है। अब अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें तो हमारे पास एक नंबर यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास है 160, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, लेकिन एलसीएम और HCF हमारे पास नहीं है। और जब तक हमारे पास एलसीएम और HCF प्रॉपर नहीं है तब तक हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम और HCF फाइंड करना पड़ेगा, लैसे और मैसे ज्ञात करना पड़ेगा, और इसके लिए क्वेश्चन ने जो कॉम्बिनेशन दे रखा है उसको फॉलो करना है। प्रश्न ने क्या कहा, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 90 गुना है। मैं इसके दो अप्रोच बता देता हूं, आप यहां x मान के भी कर सकते हो और विदाउट x आप रेशियो से भी कर सकते हो, अनुपात से, इसलिए मैंने पहले अनुपात का चैप्टर करवाया था। अब प्रश्न ने कहा एक एलसीएम है और एक HCF है, एक एलसीएम है और एक HCF है। एलसीएम जो है वो HCF का 90 गुना है, इसका मतलब HCF अगर 1 हो तो एलसीएम इसका 90 गुना यानी 90 होगा। अब प्रश्न ने एलसीएम और HCF का योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है प्रश्न वाले ने, योग दे रखा है 1456। और ये बात हमने अनुपात में बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि अगर किन्हीं दो चीजों का अनुपात हमारे पास हो और उनका योग भी हमारे पास हो तो हम बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर योग हमारे पास है तो अनुपातों का भी योग करेंगे। हमारे अनुसार इनका योग कितना बन रहा है 91:91 अनुपात, लेकिन प्रश्न वाला कितने बता रहा है 1456। इसका मतलब हमारे 91 अनुपातों का मान इनके 1456 के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 1456/91। 6 एकम 6 9 6 54 नहीं, 16 एकम 16 और 16 निमा 144, 16 पे पूरा कट जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आ गया 16। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया किसी भी अनुपात से गुणा कर दो उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए एलसीएम, अगर आपको चाहिए एलसीएम तो एलसीएम के अनुपात से गुणा कर दो। एलसीएम के पास अनुपात कितने हैं 90, एक का मान 16 है तो 90 का मान 16 निमा 144 यानी 1440। अगर आपको चाहिए HCF तो HCF के अनुपात से गुणा कर दो। HCF के पास अनुपात है एक अनुपात का मान 16 है तो HCF कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपके एलसीएम भी आ गया और HCF भी आ गया। जैसे ही एलसीएम और HCF आ गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पहली संख्या प्रश्न में दे रखी है 160, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, पता नहीं है, x मान लेते हैं। एलसीएम 1440, HCF 16, सॉल्व कर दो। x बराबर इस 16 को बराबर से उधर भेज दो तो यहाँ 1440 इंटू 16 है, ये 160 बराबर से इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि जो संख्या यहाँ गुणा में है वो दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी। सॉल्व करोगे 0 से 0 कट कर दीजिए, 16 से 16 कट कर दीजिए, क्या बच गया 144। तो x का मान आ गया 144 और x हमने क्या मानी थी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 144, ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रश्न हेडमास्टर 2018 में पूछा गया है HM के एग्जाम में। HM का एग्जाम 2018 में हुआ था, उस पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया प्रश्न है, 1 सही 1/4, 1 सही 2/3 और 2 सही 1/2 का एलसीएम पता करना है, लघुत्तम समापवर्तीय बताना है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एलसीएम और HCF जो है वो साधारण संख्याओं का ही पूछा जाए, नॉर्मल नंबर्स का पूछा जाए, सिंपल नंबर्स का पूछा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम HCF भिन्नों का भी हो सकता है, फ्रैक्शंस का भी एलसीएम HCF फाइंड करना पड़ सकता है। एलसीएम HCF जो है लेसन ऐसे जो है वो पावर वाली संख्याओं का भी हो सकता है, पावर वाले नंबर्स में भी एलसीएम HCF पूछा जा सकता है। और अगर आपको ध्यान में हो तो अभी जो जमादार ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था उसमें एलसीएम HCF का एक क्वेश्चन आया था जिसमें पावर वाले नंबर्स दिए गए थे, पावर वाले नंबर्स का एलसीएम HCF फाइंड करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन है, भिन्ने हैं, भिन्नों का लैसे और मैसे ज्ञात करना है। भिन्ने क्या है 1 सही 1/4, दूसरी फ्रैक्शन क्या है 1 सही 2/3 और तीसरी फ्रैक्शन क्या है 2 सही 1/2। सबसे पहले तो इन मिश्र भिन्नों को, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, इन मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्नों में चेंज कर लो। इसको चेंज करोगे तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 3 एकम 3 और 2 5, 5/,
3 और इसको चेंज करोगे तो 2 का 2 से गुणा करो 4, 4 और 1 5, तो 5/2। ये आपके पास सिंपल फ्रैक्शन बन गई। जैसे ही मिश्र भिन्न आ गई तो मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल दोगे। साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास मिश्र भिन्न बन गई। अब जैसे ही मिश्र भिन्न बन गई है तो अब इनका एलसीएम फाइंड करना हो चाहे एचसीएफ, हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम लेसे और मैसे दोनों ज्ञात कर सकते हैं। भिन्नों के मामले में एक बात ध्यान रखना है, फ्रैक्शन के केस में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, प्रश्न वाले ने कोई एक वैल्यू आपसे पूछी होगी, प्रश्न वाला कोई एक मान पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन ज्ञात दोनों करनी पड़ती है, फाइंड आपको दोनों वैल्यू करनी पड़ेगी। भले ही क्वेश्चन ने एलसीएम फाइंड करने को कहा है, भले ही एचसीएफ, दोनों में से कुछ भी पूछे, लेकिन आपको दोनों ही फाइंड करके चलने हैं। प्रश्न ने भले ही लेसे ज्ञात करने को कहा है, भले ही मैसे, लघुत्तम या महत्तम, कुछ भी फाइंड करने को है, कुछ भी ज्ञात करने को है, आपको दोनों ज्ञात करने पड़ते हैं। कैसे? अगर आपको लेसे ज्ञात करना है तो भिन्नों का लेसे ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अगर एलसीएम फाइंड करना है, लेसे यानी एलसीएम, एलसीएम, अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, अंश का लेसे, क्या करोगे, अंश का लेसे बटा हर का में से, बटा हर का में से। लेसे मतलब एलसीएम और में से मतलब एचसीएफ। प्रश्न वाला कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन आपको दोनों फाइंड करनी पड़ती है। अगर उसने एलसीएम फाइंड करने को कहा है, लेसे ज्ञात करने को कहा है, तो प्रायोरिटी ऊपर उसी चीज को दोगे जो उसने पूछी है, प्राथमिकता उसको देनी है जो उसने ज्ञात करने को कहा है। अगर उसने एलसीएम फाइंड करने को कहा है तो ऊपर वाले नंबर्स का तो एलसीएम ही फाइंड करोगे, लेकिन अपॉन वाले नंबर्स का, बटा वाली संख्याओं का आप उल्टा मान ज्ञात करोगे, एचसीएफ ज्ञात करोगे। जैसे यहां इसने एलसीएम पूछा है तो हमें न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम ही फाइंड करना है, प्रायोरिटी उसको देनी है जो उसने फाइंड करने को कहा है। एलसीएम फाइंड करने को कहा है तो एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर्स का, लेकिन डिनोमिनेटर का उल्टा मान फाइंड करेंगे, उल्टी वैल्यू फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। जो मान ज्ञात करने को कहा है ऊपर वाली संख्याओं का तो वही मान ज्ञात करना है, अंश का तो लेसे ही ज्ञात करना है, लेकिन बटा वाली संख्याओं का में से ज्ञात करना है, उल्टा मान ज्ञात करना है। तो यहां अगर एलसीएम फाइंड करना है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अंश का लेसे यानी न्यूमरेटर का एलसीएम, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर दो। 5 5 5, 5 5 5, 5 5 5 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 5 ही आएगा, बटा डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड कर दो, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो हर का यानी बटा वाली संख्याओं का में से ज्ञात कर दो। तो 4 3 और 2 इनका में से एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर। तो आप देखिए 4 3 और 2 में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन आएगा 1, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1, तो 5/1 यानी उत्तर क्या आएगा 5। ये इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अगर इसी प्रश्न में प्रश्न वाला आपको ये कह देता कि एचसीएफ फाइंड करो तो हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते थे। अगर हमें में से पूछ लिया जाए तो हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, और एचसीएफ के लिए भी यही काम करना है, क्या, जो वैल्यू उसने पूछी है प्रायोरिटी उसको दोगे, ऊपर वाले नंबर्स की वही वैल्यू फाइंड करोगे। जो मान पूछा है प्राथमिकता उसको देनी है, ऊपर वाली संख्याओं का वही मान ज्ञात करना है। में से पूछा है तो अंश का में से यानी न्यूमरेटर का तो एचसीएफ ही फाइंड करोगे, जो पूछा है न्यूमरेटर की वही वैल्यू, लेकिन हर का लेसे, बटा वाली संख्याओं का उल्टा मान ज्ञात करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करोगे, उल्टी वैल्यू फाइंड करते हैं तो एलसीएम, और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करते तो आंसर कितना आता, अंश का में से 5 5 और 5 तीनों में कॉमन क्या है, ऊपर वाली संख्याओं में, तो तीनों में 5 कॉमन है तो 5, बटा डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, तो 4 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 12, तो इसका आंसर आ जाता 5/12। अगर में से पूछता, एचसीएफ पूछता तो 5/12, और एलसीएम फाइंड करने का है तो आंसर 5, तो एलसीएम पूछा है तो 5, अगर एचसीएफ पूछता तो 5/12 होता। ये लो, दोनों बातें मैंने एक ही प्रश्न में एक साथ बता दी है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आरएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रिक
सिस्टम है कोई, और ये इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या करता है 60 सेकंड के बाद में वॉइस करता है, आवाज़ करता है, रिंग करता है ये। और एक दूसरा है इलेक्ट्रिक सिस्टम, वो 62 सेकंड के बाद में रिंग करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। पहला यंत्र है वो हर 60 सेकंड के बाद में, और दूसरा यंत्र जो है हर 62 सेकंड के बाद में ध्वनि उत्पन्न करता है। ये थोड़ा आधा लिखा हुआ प्रश्न मिसप्रिंट है इसमें। यहाँ प्रश्न ने ये कहा है कि अगर दोनों सुबह मॉर्निंग में 10 बजे एक साथ बजते हैं, सुबह 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो दोबारा यानी पुनः दोनों की ध्वनि साथ साथ कब उत्पन्न करेंगे। तो अगर सुबह 10 बजे ये एक साथ बजते हैं दोनों, तो अगली बार कितने बजे ये दोनों एक साथ बजेंगे। अब यहाँ हमें प्रश्न को देख के ये नहीं पता चल रहा कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ, लेकिन यहाँ स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशल कंडीशन होती है, फिक्सेशन होता है, फिक्स कंडीशन होती है। क्या स्पेसिफिक है यहाँ ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें रिपीटिशन की बात चल रही हो, बार बार रिपीट होने की बात चल रही हो, या अंतरालों की बात चल रही हो, इंटरवल्स की बात चल रही हो, तो वहाँ हमेशा ही एलसीएम फाइंड करना होता है। ऑलवेज एलसीएम फाइंड करोगे, वहाँ हमेशा लसाय ज्ञात करना होता है। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, इनका लसाय यानी लघुत्तम। क्यों? क्योंकि यहाँ चीजें रिपीट हो रही है, हर 60 सेकंड के बाद में घंटी बज रही है, हर 60 सेकंड के बाद में ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो चीजें रिपीट हो रही है। दूसरा यंत्र हर 62 सेकंड के बाद में रिपीट करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा, रिपीटिशन चल रहा है। और अंतराल इंटरवल कितने का है 60 सेकंड का और 62 सेकंड का। तो जहां इंटरवल की बात आए, अंतरालों की बात आए, जहां रिपीटिशन की बात आए, दोहरान या पुनरावृत्ति की बात आए, वहां एलसीएम फाइंड करते हैं। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर दीजिए। संख्याएं क्या है 60 और 62। लघुत्तम पता कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे 30 और यहाँ 31, 2 से डिवाइड करोगे तो 15, और ये डिविजिबल नहीं है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से अब दोनों में नहीं जाएगा तो 3 का भाग दे दो, यहाँ 5, 31 फिर नहीं जाएगा, 5 से भाग दे दो, यहाँ 1, 31 में फिर नहीं जाएगा, 31 एक अभाज्य संख्या है, 31 का भाग दे दो 1, 1। इनका लघुत्तम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 31 का 5 से गुणा करो, 5 3 15, 5 1 5, या इधर से कर लो, 2 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, 12 का 5 से 60, 60 का 31 से, तो 6 कम 6 और 6 3 18, 1860। उत्तर आ गया 1860। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जैसी यूनिट क्वेश्चन में गिवन होती हैं, सेम यूनिट हमें एलसीएम और एचसीएम में फाइंड होती है। जैसी इकाई प्रश्न वाले ने दी होती है, वही इकाई हमें लैसे और मैसे में मिलेगी, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ने यहाँ सेकंड दे रखे हैं तो हमारा उत्तर भी सेकंड में ही आएगा। अगर क्वेश्चन ने यहाँ घंटे दे रखे हैं तो हमारे उत्तर भी घंटे में ही आएगा। अगर यहाँ मिनट है तो हमारा एलसीएम भी मिनट में ही आएगा। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर आएगा, यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर आएगा। जैसी इकाई प्रश्न वाले ने दी होती है, वही इकाई हमें लघुत्तम में और महत्तम में मिलती है। तो ये 1860 क्या है, सेकंड है। ये क्या है, सेकंड। अब 1860 सेकंड को अगर हम मिनट में बदलें तो मिनट कितने बनेंगे, तो 1860 सेकंड को 60 से भाग दे दो, मिनट बन जाएंगे। 0 से 0 काटो, 6 3 18, 6 एकम 6 मिनट्स। ये क्या बन गए, 31 मिनट बन गए। ये क्या बन गए, 31 मिनट। ये लो मिनट ऐसे लिख देता, 31 मिनट। तो ये दोनों की दोनों घंटियां हर 31 मिनट के बाद में रिपीट होती रहेगी, एक साथ बजती रहेगी हर 31 मिनट के बाद में। अब पहली बार कब बजी थी, ये 10 बजे, तो अगली बार साथ में कब बजेगी, 10:31 पे। तो समय पूछा है प्रश्न वाले ने कि कितने समय पे ये दोनों घंटियां साथ बजेगी, तो हमें समय बताना है। तो समय क्या आ जाएगा, समय बराबर पहली बार बजी थी 10 बजे, तो अब की बार बजेगी 10:31 पर, सुबह 10:31 पर ये आपका समय आ गया। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ये प्रातः 10:31 पे। तो अगर समय बजा के पूछा जाए तो आप इस प्रकार से समय बजा के बताओगे कि कितने बजे ये दोनों की दोनों घंटियां हैं वो एक साथ बजेगी। अगर प्रश्न डायरेक्ट ये कह दे कि बताओ कितने समय के बाद बजेगी, तो आपको सीधा उत्तर देना है 31 मिनट के बाद बजेगी। हर 31 मिनट के बाद में ये दोनों घंटियां एक साथ बजती रहेगी। तो हर 31 मिनट में साथ बजेगी।
और अगर समय ये पूछे कि कितने बजे बजेगी तो समय बजा के बताना पड़ सकता है 10:31 पर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। जो नए विद्यार्थी हैं एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 60 है एवं महत्तम समापवर्तक 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्याएं कौन सी होगी। ये रीट L1 में पूछा गया है 2022 को, और ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ये 2013 आर्यस प्री में पूछा गया था। ये क्वेश्चन L1 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और HCF 5 है, तो आपको बताना है वे संख्याएं कौन सी होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन को चेक कर लो कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका HCF 5 है और एलसीएम 60 है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन को देखें 20 और 30, HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर। क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 10 है। 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब HCF यहाँ तो 10 आएगा, तो ये उत्तर गलत है क्योंकि प्रश्न ने HCF 5 बताया है, 5 होना चाहिए। इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में भी 10 कॉमन आ रहा है, तो ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि हमें तो 5 कॉमन चाहिए। इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी 5 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए HCF के अकॉर्डिंग। बच गई ये दोनों। HCF इन दोनों में 5-5 है और हमें भी HCF कितना चाहिए, 5 चाहिए। अब LCM की बात करते हैं, तो चेक करो क्या इनका LCM 60 हो सकता है क्या। LCM का मतलब होता है ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया भाज्य हो। तो क्या 15 और 40 दोनों का भाग 60 में पूरा पूरा जाएगा क्या, तो 15 का भाग तो जाएगा लेकिन 40 का भाग 60 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इनका LCM जो है वो 60 नहीं हो सकता, इनका 120 होगा। अब इसकी अगर बात करें तो 15 और 20 का HCF 5 है, बिल्कुल है। 15 और 20 का LCM 60 होगा क्या, होगा। LCM का मतलब क्या 60 में इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, तो जाएगा। 20 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता है और 15 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, तो यही आपका सही उत्तर है। बाकी सारे क्या थे, गलत थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 15 और 20। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या होगी, 15 और 20 होगी, जिनका LCM 60 होगा और HCF 5 होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्त्य क्या है, यानी LCM। ये 2016 रीट में पूछा गया प्रश्न है L1 में। फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, फ्रैक्शन का LCM फाइंड करना है, बहुत अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है। सेकंड क्या है, 2/9 है। थर्ड फ्रैक्शन क्या है, 5/6 है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 4/27 है। हमें क्या फाइंड करना है, LCM, लघुत्तम समापवर्त्य, लेस से पता करना है। और अगर इनका लेस से पता करना है तो LCM फाइंड करने के लिए मैंने अभी बताया था, जब भी बात आती है फ्रैक्शंस की, जब भी बात आती है भिन्नों की, तो भिन्नों की स्थिति में प्रश्न वाला कोई एक मान पूछता है लेकिन हमें ज्ञात दोनों ही करने पड़ते हैं। क्वेश्चन वाला कोई एक वैल्यू फाइंड करने को कहेगा लेकिन हमें दोनों फाइंड करके चलनी है। यहाँ अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का वही मान ज्ञात करोगे जो उसने पूछ रखा है। LCM पूछा है, लेसे पूछा है, तो न्यूमरेटर का तो LCM ही फाइंड करोगे, अंश का लेसे ज्ञात करोगे, लेकिन डिनोमिनेटर का यानी हर का उल्टा मान ज्ञात करोगे, तो हर का क्या ज्ञात कर दोगे, में से, यानी HCF। तो डिनोमिनेटर का क्या फाइंड करोगे, HCF। सॉल्व कर दो, अंश का लेसे, ऊपर वाली संख्याओं का LCM, ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाल दो, LCM फाइंड कर दो। 1 का, 2 का और 5 का और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, LCM कितना आएगा, तो 20, लेस से कितना आएगा, 20। और हर का में से, डिनोमिनेटर का HCF 3, 9, 6 और 27, इनका HCF का मतलब होता है कॉमन नंबर। इन चारों में कॉमन क्या आएगा, तो इन चारों में कॉमन आएगा 3। चारों में कॉमन क्या आता है, 3 आएगा, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 चारों में कॉमन आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 20/3। ये आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3, 20/3 ये आपका सही उत्तर है। तो HCF कितना आएगा, 20/3 आएगा। ठीक है,
आंसर 20/3। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही है, सबसे बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। फटाफट नए विद्यार्थी हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वनरक्षक में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 1 में 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, दो मेथड है इसके, दो पूछे जाने के दो तरीके हैं। एक तो प्रोडक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, गुणनफल के आधार पे, एक तो ये गुणनफल के आधार पे पूछा जाता है, प्रोडक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन सम के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर यहाँ गुणनफल की जगह योगफल लिख देता है, यहाँ क्या लिख देता है, योगफल, सम। तो योग के आधार पे भी पूछा जा सकता है और गुणा के आधार पे भी पूछा जा सकता है। एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाएगा, बस कोई फर्क नहीं होगा, लैंग्वेज सेम होगी, क्वेश्चन दिखने सुनने बोलने में बिल्कुल समान होगा। फर्क होगा तो इस शब्द का होगा, एक शब्द चेंज होगा, एक ही वर्ड चेंज होगा। योगफल आ सकता है, गुणनफल आ सकता है, यहाँ प्रोडक्ट वैल्यू यानी मल्टीप्लाई हो सकता है या यहाँ सम हो सकता है, दोनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, अलग अलग कैलकुलेशन होती है। अब प्रश्न ने ये नहीं कहा कि ऐसे नंबर कौन से, ऐसी संख्याएं कौन सी है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर निकल जाते हैं, और जब एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर निकल जाएं तो उस कंडीशन में आपको उत्तर नहीं पूछा जाता बल्कि उत्तरों की संख्या पूछी जाती है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास दो संख्या है, एक 6 है और एक 8 है, इनका एलसीएम कितना होगा, 24। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास संख्या है 8 और 12, एलसीएम कितना होगा, 24। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास संख्या है 6, 8 और 12, ये तीनों, उत्तर कितना होगा, 24। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास संख्या है 8 और 24, उत्तर कितना होगा, 24, एलसीएम कितना होगा, 24। अब देखो, अगर मैं आपको कह दूं कि किन्हीं संख्याओं का एलसीएम 24 है, कोई भी नंबर्स है उनका एलसीएम 24 है, तो बताओ वो नंबर कौन से हैं? तो आप क्या बताओगे, वो नंबर 6 × 8 भी हो सकता है, वो 8 × 12 भी हो सकता है, वो 6 8 12 भी हो सकता है, वो 8 24 भी हो सकता है, वो 6 24 भी हो सकता है, वो 4 24 भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। अब मैं कह दूं कि एलसीएम 24 है, तो वो नंबर बताओ, तो आप इनमें से कौन सा नंबर बताओगे, कौन सी संख्या बताओगे? मैं कह दूं एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, चलो इसको छोड़ो, मैं कह दूं दो संख्याओं का लस है, लघुत्तम 24 है, एलसीएम 24 है, बताओ ऐसी दोनों संख्याएं क्या होगी? तो आप क्या कहोगे, ऐसी दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं? तो वो 6 और 8 भी हो सकती हैं, वो 8 और 12 भी हो सकती हैं, वो 4 और 24 भी हो सकती हैं, वो 8 और 24 भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, 1 और 24 हो सकती हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आपने उत्तर निकाल दिया 6 और 8, लेकिन ऐसा ऑप्शन में ना हुआ, ऑप्शन में 8 और 24 हुआ, तो अगर आपने उत्तर निकाल दिया 8 और 24 लेकिन ऑप्शन में 8 और 12 हुआ, तो फिर इस ऐसी कंडीशन में आपके अकॉर्डिंग तो आंसर सही है लेकिन बाकी भी तो सही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये नहीं पूछा जाता कि वो संख्याएं क्या है, वो नंबर क्या है, आपसे ये पूछा जाता है कि इसके कितने उत्तर निकल सकते हैं, संभावित युग्मों की संख्या बताइए, इसके आंसर्स के कितने पेयर बनेंगे, जैसे एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ऐसे संख्याओं के जोड़े, एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, कितने उत्तर निकलेंगे, ये बताना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको नंबर ऑफ पेयर फाइंड करने होते हैं, जोड़े बताने होते हैं। तो एक ही प्रश्न में जब कई सारे आंसर निकलते हैं तो वहाँ आंसर ने बता के आपको जोड़े बताने पड़ते हैं, यहाँ पर भी यही पूछा गया है। अब प्रश्न ने कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका HCF 13 है, हमें पता नहीं वो संख्याएं क्या है। सबसे पहले तो सपोज कीजिए, मान लीजिए पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है 13x, और दूसरी संख्या कितनी होगी 13y। मान लेते हैं पहली संख्या 13x है और दूसरी संख्या 13y है। अब आप कहोगे सर 13x और 13y ही क्यों माना? अगर हम कभी भी संख्याएं मानते हैं तो x और y मानते हैं, आज 13x और 13y क्यों माना, या कोई और क्यों नहीं माना? तो देखिए
प्रश्न में एक शर्त दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन ये है कि HCF 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और HCF एक्चुअल में होता क्या है, में से क्या होता है, HCF होता है कॉमन नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके जो भी दो संख्याएं आएगी, जो भी आप दो नंबर फाइंड करोगे, उनमें 13 कॉमन होना चाहिए। HCF जो होता है वो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर दोनों में मौजूद होना चाहिए। तो प्रश्न क्या रहा है कि HCF 13 है, HCF 13 है, तो HCF को फिक्स करना है हमें कि ये 13 ही होना चाहिए। तो HCF को हमने फिक्स कर दिया, HCF को साथ में लेके हमने संख्याएं मानी, और इन दोनों में कॉमन 13 आ रहा है, तो इनका मतलब इनका HCF 13 है। तो HCF को फिक्स करने के लिए HCF को साथ में रख के संख्याएं माननी है। मैसे को फिक्स करना है तो मैसे को साथ में रखना है और उसके बाद संख्याएं माननी है। तो हमने HCF को यानी मैसे को साथ में रखते हुए संख्याएं मान ली। मान लेते हैं पहली संख्या 13x और दूसरी 13y है। एक शर्त हमने पहले ही पूरी कर दी, HCF फिक्स कर दिया है। अब दूसरी शर्त यह है कि इनका मल्टीप्लाई यानी गुणनफल कितना होना चाहिए, 6760। प्रश्न ने कहा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो 6760 बनना चाहिए। अब हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, एज इट इज कैलकुलेशन करनी है, उसकी नकल करनी है, उसका पीछा करना है। प्रश्न ने कहा इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो ये लो हमने 13x और 13y का गुणा कर दिया। प्रश्न ने कहा अगर गुणा करोगे तो इनका गुणा 6760 आना चाहिए, तो बराबर में 6760 रख दो। चेक करो कि इनका गुणा 6760 है क्या, तो 13 का 13 से गुणा करोगे तो 169, x का y से गुणा करोगे तो xy बराबर 6760। xy की वैल्यू फाइंड कर लो, 169 को इधर भेजोगे तो 6760 बटा 169, 169 सॉल्व कर लो। 13 से काट दो, 13 से काट दो, 13 5 65 बच गए 2, 26 13 दूना 26। ये लो 13 का फिर से भाग दे दो, 13 चौके 52, तो आंसर आ गया 40। ये लो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 40 आ गई। एक्स वाई बराबर 40। अब प्रश्न ने दोनों का गुणा दिया था तो हमें एक्स और वाई का गुणा मिल गया। एक्स वाई यहाँ पे कितना है 40। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप यहाँ से सेपरेटली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या आप यहाँ पे एक्स और वाई का अलग अलग मान पता कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी कोई हमारे पास इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है। अगर दूसरी समीकरण होती तो हम पता कर लेते, क्योंकि वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रुपिंग करनी है, यहाँ से जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं, इस 40 के टुकड़े करने हैं। एक्स और वाई का गुणा है 40, तो एक्स और वाई का मान चाहिए तो 40 के टुकड़े करने हैं। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 40 हो। ऐसी संख्याओं में तोड़ना है इसको कि उनका वापस गुणा कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो 40 बनना चाहिए। तो ऐसी ग्रुपिंग करनी है। तो ऐसे 40 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि उन दोनों टुकड़ों का वापस मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए। ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनका गुणा करने पर वापस 40 आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन उन टुकड़ों में HCF 1 होना चाहिए, उनमें कॉमन 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। HCF इतना होना चाहिए 1। क्यों? क्योंकि HCF को हमने पहले से फिक्स कर रखा है, वो 13 है। अगर यहाँ 1 के अलावा और कोई कॉमन आ गया और उनका x और y का यहाँ से गुणा करेंगे तो HCF बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनमें कॉमन 1 हो और उनका गुणा 40 हो। तो 40 के ऐसे टुकड़े कर दो। अब 40 के ऐसे टुकड़े करें तो 1 गुणा 40, 40 और 1 का आपस में गुणा करते हैं तो 40 से कम 40, कॉमन दोनों में क्या है 1। और अब जब भी ऐसे टुकड़े करते हैं कि वो को प्राइम बन जाए, तो को प्राइम नंबर में एक अपने क्या करते हैं, प्राइम नंबर लेके चलते हैं, एक अभाज्य संख्या लेके चलते हैं। अब अगर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 20 गुणा 2, लेकिन 20 और 2 में तो 2 कॉमन आ रहा है। 3 से ये टूटेगा नहीं। 4 से 10 गुणा 4, तो 10 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है। 5 से तोड़ेंगे तो 5 गुणा 8 बनेगा। ये 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे तो 5 गुणा 8, दोनों में क्या है, दोनों का गुणा 40 होता है और दोनों में कॉमन 1 है। 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। 6 से ये टूटेगा नहीं, 7 से नहीं टूटेगा, 8 से हमने तोड़ रखा है 8 × 5, और 9 से ये टूटेगा नहीं, 10 से हमें तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे कितने जोड़े बने, 2 जोड़े। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या कितनी है, 2 युग्म बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, 2 पेयर्स बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे। तो ऐसे जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बनेंगे वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ कितने जोड़े बने हैं, 2 जोड़े बने हैं हमारे पास। तो ध्यान रखना,
जैसे ही हम आपके पास एक्स वाई का मान आ गया तो एक्स वाई का जो भी मान आए आपको उसके टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 40 बन जाए, लेकिन उनमें कॉमन सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं आए। उनका HCF ऑलवेज 1 होना चाहिए। ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका HCF यानी कॉमन एक हो और गुणा करने पर जो आपके पास गुणनफल आया है उतना ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं हैं और वो 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम जो है वो 84 है, 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं हैं 3:4 में है और उनका जो है एलसीएम आपको दे रखा है 84। सेकंड नंबर पे हमने एक क्वेश्चन किया था, 2 नंबर पे जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है। 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है और आपको एलसीएम दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ HCF फाइंड कर लेना है। सबसे पहले HCF फाइंड करना है, में से ज्ञात कर लेना है। और जब भी अनुपात देकर और एलसीएम देकर, लेस से देकर आपको में से पूछे तो मैंने आपको तरीका बताया था, डायरेक्ट अप्रोच बताई थी क्या, एलसीएम यानी लेस से, जो एलसीएम दे रखा है, लेस से दे रखा है, उसको डिवाइड कर दो किससे, अनुपातों के एलसीएम से, अनुपातों का लेस से, अनुपातों का एलसीएम यानी लेस से, अनुपातों के लेसे से लेसे को डिवाइड कर दो, HCF आ जाता है, में से आ जाता है। तो एलसीएम कितना है 84 और अनुपातों का एलसीएम कितना है, लघुत्तम कितना है, तो 3 और 4 का लघुत्तम, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 12, तो आंसर आ गया 7। ये लो HCF आ गया 7। और जैसे ही HCF आ जाए तो कई बार तो एग्जामिनर क्या होता है सिर्फ HCF ही पूछ लेता है, तो अगर सिर्फ HCF पूछे तो आपको आंसर देना है 7। लेकिन अगर HCF ने पूछे और वो पूछ ले कि संख्याएं बताओ, तो आप क्या करोगे, HCF का अनुपातों से गुणा कर दो। HCF का अनुपातों से गुणा करोगे तो आपके पास संख्याएं आ जाएगी। तो अगर आपको चाहिए छोटी संख्या, छोटे वाली संख्या, तो छोटे वाला अनुपात कितना है 3, HCF है 7, तो 7 का 3 से गुणा कर दो, छोटे वाली संख्या 21 होगी। अगर आपको चाहिए बड़ी वाली संख्या, तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पता करने के लिए बड़ा अनुपात कौन सा है 4, HCF है 7, तो 4 से गुणा करोगे तो 7 चौके 28। ये है वो दोनों संख्याएं 21 और 28। तो जब भी HCF का अनुपातों से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं मिल जाती है, ये ध्यान रखना। मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में बात बताई थी कि पहले HCF फाइंड कर लो, अगर HCF आ गया तो उसको रेशो से यानी अनुपातों से गुणा कर दो, संख्याएं बन जाएगी। अगर HCF पूछे तो सिर्फ यहाँ तक, और अगर संख्याएं पूछे तो आगे अनुपातों से गुणा भी कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ एक संख्या 21 है और एक 28 है। प्रश्न ने पूछा है बड़े वाली संख्या, लार्जेस्ट नंबर, तो इन दोनों में से बड़े वाली संख्या कौन सी है 28। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी 28। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। एक बार फटाफट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको पता चलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आज की सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।